अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस आपके अपने चैनल मास्टर साहब में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है अफसाने का फ़न और अफसाने के अज्जाए तरकीबी। बीए प्रोग्राम और बीए उर्दू ऑनर्स के अंदर 15 नंबर का ये सवाल आता है कि अफसाने का फ़न और उसके अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। और जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो इस काबिल होंगे कि इस सवाल का जवाब अच्छे से आप पेपर में लिख सकें। साथ ही आपको बता दूं कि अगर इस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए हों तो आपको मिल सकते हैं। किस तरीके से मिलेंगे वीडियो के दरमियान में ही आपको बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मुताला करते हैं। टॉपिक है अफसाने का फ़न और उसके अज्जाए तरकीबी। दुनिया की हर शय की तरह अदब भी हालात और ज़माने के तकाज़ों के साथ बदलता रहता है। ज़माने की करवटों के साथ फ़िक्शन ने भी कई रूप बदले। दास्तान, उसके बाद नावल, उसके बाद अफसाना। फ़िक्शन के सफ़र के 3 पड़ाव हैं। दास्तान, नावल और अफसाना, इन तीनों में एक खुसूसियत मुश्तरक है और वो है क़िस्सा। क़िस्से की पेशकश का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि क़ारी की तवज्जो उस पर जमी रहे और हर लहजा वो ये जानने के लिए बेताब रहे कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक के पैराग्राफ में एक छोटी सी तमहीद इस सिलसिले में बताई गई कि दुनिया की हर शय बदलती है हालात और ज़माने के एतबार से, इसी तरह अदब ने भी बदलाव, अदब के अंदर भी कुछ बदलाव आए और ज़माने की करवटों के साथ फ़िक्शन ने भी अपने 3 रूप बदले। एक दास्तान, दूसरा नावल और तीसरा अफसाना। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों में जो एक चीज़ मुश्तरक है, एक जैसी है, सेम है, वो है क़िस्सा। और क़िस्सा ऐसा होना चाहिए कि क़ारी जो पढ़ने वाला है उसकी तवज्जो उस पर पूरी तरह जमी रहे और वो ये आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बेताब रहे। दास्तान को क़िस्से में क़िस्सा जोड़कर तूल दिया जाता था क्योंकि यही ज़माने का तकाजा था। दास्तान के अंदर क़िस्सों में क़िस्से ऐसे जुड़ते चले जाते थे कि वो बहुत ही तवील हो जाया करती थी, तवालत बहुत ज़्यादा थी उसकी, और वो ज़माने का तकाजा भी था। लोग बाग खाली होते थे, उनकी मसरूफियात और तफरीह के लिए कुछ तरह का साजो सामान नहीं था जिससे वो अपना गुजर करें, तो वो दास्तानें सुना करते थे। अब उनमें क्या हुआ करता था, अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात सामे या कारी को गिरफ्त में लिए रहते थे। फिर ऐसा ज़माना आया जब तवालत यानी बहुत लंबे लंबे होना और हैरान कुन वाक़यात को त्याग कर हकीकी ज़िंदगी की मुरक्काकशी फ़िक्शन निगार का मुद्दा ठहरा। कि फिर क्या हुआ कि बहुत लंबी लंबी दास्तानों को छोड़कर और ऐसे बिल्कुल हैरान कुन वाक़यात, परियों की कहानी है, भूतों की कहानी और शराब की कहानी, इस तरह की चीज़ों को छोड़कर हकीकी ज़िंदगी, रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट किया गया और वो उसका मुद्दा बना फ़िक्शन निगार का, लिखने वालों का। यूँ नावल का जन्म हुआ। तो दास्तान के मुकाबले में नावल छोटा रहता था। नावल का कैनवस यानी दायरा बहुत वसी होता है। तख्लीक़कार और कारी दोनों से इसके मुतालबे सख्त हैं। तख्लीक़कार से मुतालबा यह कि वो जी वो उसको लिखे और इतना लंबा लिखे, और दूसरी चीज़ पढ़ने वाले यानी कारी से वो मुतालबा था कि उसको पढ़े इतने लंबे को। तो लिहाजा फ़िक्शन के किसी ऐसी रूप की तलाश हुई जिसे लिखने और जिसके पढ़ने में कम जिगरकाबी करने पड़े, कम मेहनत लगे, कम वक्त लगे। इस तलाश के नतीजे में मुख्तसर अफसाना वजूद में आया। अब ये इन्होंने बताया कि जी अफसाने तक हम कैसे पहुँचे। इन्होंने एक तारीख़ का जो है वो पस मंज़र पेश कर दिया कि जी पहले दास्तानें थी, दास्तानों से नावल पे आया और नावल के बाद ये मुख्तसर अफसाने की शक्ल में हमें एक ऐसी चीज़ मिली कि जिसके अंदर वक्त भी कम था और बात भी पूरी कही जाती थी। अफसाना मुख्तसर होता है, इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख या एक किरदार के किसी पहलू से सरोकार होता है। यानी जो अफसाना होता है इसके अंदर किसी पूरी ज़िंदगी का मुहासरा नहीं किया जाता, बल्कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किसी एक किरदार के किसी एक पहलू के ऊपर सिर्फ बहस की जाती है और उसके बारे में उसके अंदर लिखा जाता है। ये तो हुई अफसाना और मुख्तसर अफसाने के बारे में। अब इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, पहले इस लफ्ज़ को समझ लें। अज्जाए तरकीबी, अज्जा यानी जुज़, पार्ट, तरकीबी एक प्रोसेस, एक तरीक़ा जिस तरह वो होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि चाय के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। तो चाय के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ जुज़ हैं, जैसे चीनी है, पत्ती है, दूध है, पानी है, आग है, आग जलाएगी तभी वो पकेगा। तो ये इसके क्या हुए, जुज़ हुए, इसके पार्ट्स हुए।
और वो किस किस तरह हम डाल रहे हैं कि पहले हमने पानी रखा था, उसको उबलने पर हमने चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, ये उसकी तरकीब ही है। तो उसकी तरकीब एक प्रोसेस है उसके बनाने का। तो इसी तरह आप अफसाने के अज्जाए तरकीबी के बारे में हम जानते हैं। अज्जाए तरकीबी तो अफसाने के भी वही हैं जो नाविल के होते हैं, मगर अफसाने का पैमाना छोटा होता है, इसलिए इसका बरतने का अंदाज भी बदल जाता है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि किसी शख्स को बिरयानी पकानी है 4 लोगों के लिए, तो उसके लिए जो चावल और मसाले लिए जाएंगे वो किस तरीके से लिए जाएंगे? वो उसी एतबार से लिए जाएंगे जो उस बर्तन में आए और जो उसका जायका सही कर सकें। लेकिन अगर 100, 150, 200 और 500 लोगों की दावत हो तो उसमें जो मसाले इस्तेमाल में आएंगे, जो उसमें बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल में आएंगे, तो उनका पैमाना अलग होगा, उनको नापने का तरीका अलग होगा। तो नाविल एक बड़ी चीज़ है, उसको बरतने के अज्जाए तरकीबी बिल्कुल उसका अलग एक पैमाना है। और अफसाना चूँकि छोटा होता है तो इसके बरतने का अंदाज भी बदल जाता है। इन अज्जाए तरकीबी का जिक्र करने से पहले यह अर्ज करना ज़रूरी है कि इसके मामले में अहले नज़र की राय बदलती रहती है। यानी आप ये ना समझें कि ये क्या नाम है, हमने तो जो है वो फला जगह पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ यही अज्जाए तरकीबी थे, हम दूसरी जगह हमने देखा तो उसके अंदर एक अज्जाए तरकीबी कम हो गया या कोई एक ज़्यादा हो गया। हम जो आपको बयान कर रहे हैं इस किताब के अंदर से, ये वो हैं कि जो बिल्कुल जिसको हम कहेंगे मुत्तफ़िक़ हैं, कि अक्सर लोग इनको मानते हैं कि हाँ ये अफसाने के अज्जाए तरकीबी हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ लोग इसको घटा भी देते हैं अपने एतबार से, कुछ लोग बढ़ा भी देते हैं। इसकी मिसाल भी उस बिरयानी से ले लें आप। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि मैं आपको किताबी लैंग्वेज ना पढ़ाऊँ, बल्कि आप मिसालों के जरिए समझ सकें। अगर बिरयानी के अंदर किसी ने तेज़पात का पत्ता डाला और किसी ने नहीं डाला, किसी ने उसको अहमियत दी, किसी ने नहीं दी, लेकिन बिरयानी बहरहाल बन गई। अब आप ये ना कहने लगना कि जी भूख लगने लगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। इन अज्जाए तरकीबी का जिक्र करने से पहले यह अर्ज करना जरूरी है कि इसके मामले में अहले नज़र की राय बदलती रहती है। जो मुहक्किकीन है, जो अहले नज़र हैं, इनकी राय बदलती रहती है। कुछ अरसे कबल प्लाट, किरदार, नुक्ता नज़र और वहदत तासुर के बगैर अफसाने का तस्वुर मुमकिन ही न था। लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि बगैर प्लाट की कहानियाँ लिखी गई जो ना कहानियाँ कहलाई। मतलब जो अज्जाए तरकीबी थे, प्लाट था, किरदार था, मुकालमा निगारी थी, वहदत तासुर था, नुक्ता नज़र था, इन चीज़ों के बगैर भी लोगों ने लिखना शुरू किया। और क्या कहा गया कि भाई आज के ज़माने का जो है वो ऐसा कोई फ़र्द ही नहीं कि किरदार पेश करें। किसका किरदार ऐसा है कि जिसको हीरो बना के पेश किया जाए? तो अलग अलग तावीलात पेश की कि जी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वापस वही दौर आया कि इसके अंदर इसी चीज़ का मुताला किया जाता है कि नहीं जी, अफसाने के कुछ अज्जाए तरकीबी हैं और वो क्या हैं, ये आगे बयान किया गया। क्या है जी कि आइए अब अफसाने के अज्जाए तरकीबी के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल करें। नंबर 1, प्लाट। प्लाट से मुराद है वाक़यात या अफसाने में कोई एक वाक़या पेश किया गया है तो इसके मुख्तलिफ अज्जा की तरतीब, कि कोई एक वाक़यात पेश किए गए हैं तो उसके जो वाक़े की तरतीब है वो कैसी है, उसके मुख्तलिफ अज्जा की तरतीब कैसी है। अब आप प्लाट को उसी प्लाट में ले जाइए जो हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा प्लाट होता है। उस प्लॉट के अंदर हम नक्शा खींचते हैं कि भाई यहाँ हमारा किचन बनेगा, यहाँ हमारा टॉयलेट बनेगा, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम होगा, ये हमारा बेडरूम होगा, यहाँ हम इस चीज़ को रखेंगे, यहाँ इस चीज़ को रखेंगे। एक प्लॉट है कि किस तरतीब में हम चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। इसी तरह कहानी के अंदर कहाँ किरदार होगा, कहाँ क्या उसके डायलॉग होंगे, क्या उसको काम करने होंगे, किस तरह की कहानी है, कितने वाक़यात जुड़ेंगे, ये सब एक प्लॉट है जिसके ऊपर काम होगा। तो ये प्लॉट से मुराद है वाक़यात या अफसाने में कोई एक वाक़े पेश किया गया है तो उसके मुख्तलिफ अज्जा की तरतीब के उसमें क्या क्या अज्जा हैं, कौन सा किरदार है, क्या उसके डायलॉग्स हैं, क्या उसकी ज़िंदगी है, उसकी पूरी कहानी क्या है, वो प्लॉट कहलाएगी। अफसाने में कोई किस्सा पेश करना तो आम तौर पर मुमकिन नहीं होता, लेकिन किसी वाक़े या चंद वाक़यात के बगैर अफसाने का वजूद नामुमकिन है। कि जो अफसाना है उसके अंदर जो किस्सा है, वाक़या है, वो तो होगा ही होगा। अगर उसके अंदर किस्सा और वाक़या ही नहीं है तो अफसाने क्या कहलाएगा। अभी आगे कहते हैं कि अच्छे अफसाने की एक शनाख्त यह है कि इसमें एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी ना हो, फालतू की बात उसमें बिल्कुल ना हो। गैर ज़रूरी तफसील से अफसाने में झोल पैदा होता है और कारी की तवज्जो मरकज़ी ख्याल पर मरकूज़ नहीं रह पाती कि क्या उसका नुक्ता नज़र था, क्यों वो अफसाना लिखा जा रहा था, क्या उससे सबक मिलना था। अगर खामखा की बातें भी उस अफसाने में शुरू हो जाएं तो वहाँ तक कारी जो पढ़ने वाला है उसकी जो नुक्ता नज़र जो जिस मकसद से वो लिखा गया है, जिस ख्याल पर वो लिखा गया है, जो उस अफसाने का मरकज़ी ख्याल है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो सबक देना चाहता है, वहाँ से कारी की निगाह
कारी का जो तवज्जो है वो हट जाती है गैर ज़रूरी बातों से। इंतशार और परगंदा बयानी से एतराज़ अफसाने की असर पजीरी के लिए ज़रूरी है। यानी हमें एतराज़ करना है किन चीज़ों का, कि इसके अंदर कोई गैर ज़रूरी वाक़यात या गैर ज़रूरी बातें की जाएं जिससे उसमें झोल पैदा हो जाए और कारी की तवज्जो उसके ऊपर से हट जाए। नंबर 2, अज्जाए तरकीबी के अंदर दूसरी चीज़ है किरदार अफसाने के लिए भी इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह नाविल के लिए, लेकिन अफसाने का पैमाना मुख्तसर होने के सबब अफसाना निगार की दुश्वारियाँ ज़्यादा हैं। नाविल निगार को मुख्तलिफ जावियों से किरदार पर रोशनी डालने और उसे उजागर करने का मौका मिलता है, जबकि अफसाना निगार किरदार का कोई एक पहलू ही कामयाबी के साथ पेश कर सकता है। अफसाना निगार को बड़ी मेहनत करके किरदार को इस तरह तराशना होता है कि वो कारी के दिल में घर कर जाए। यानी किरदार, नाविल का किरदार और अफसाने का किरदार। नाविल का किरदार के अंदर नाविल निगार को ये हक हासिल होता है और ये उसके पास ऑप्शन होता है कि वो हर तरीके के, हर पहलू से, हर तरह के जाविये से किरदार पर उसकी खुसूसियात को वाज़े कर सके, रोशनी डाल सके। लेकिन अफसाना निगार को ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि अफसाना तो होता ही बहुत छोटा है। जिंदगी के किसी एक पहलू को समझाना है भाई, एक मिसाल के तौर पर XYZ कोई शख्स है, उसकी जिंदगी पर नाविल लिखा गया है, तो हर तरह के हालात वाक़यात आएंगे। लेकिन एक अफसाना लिखा गया है, XYZ एक शख्स है, इसकी नौकरी की तलाश में एक अफसाना लिखा गया है, तो सिर्फ नौकरी वाला पार्टी दिखाएंगे, किस तरह उसने नौकरी हासिल करने के लिए शुरुआत करी, किस तरह वो नौकरी तक पहुंचा, ये एक अफसाना लिख देगा वो बंदा। तो अफसाना जो होता है वो जिंदगी के किसी एक पहलू को जो है वो वाज़े करता है। तो इसलिए ये काम अफसाना निगार को बड़ी मेहनत करके करना होता है कि वो किरदार को तराश कर ऐसा पेश करे कि वो कारी के दिल में, पढ़ने वाले के दिल में घर कर जाए कि भाई क्या हीरो था हमारा इसमें। नाविल में किरदार का इर्तिका आसानी से दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाई नाविल तो बड़ी चीज़ है, उसमें तो आसानी से दिखा सकते हैं कि कैसे हुआ, कब पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कैसे उसकी शादी हुई, कैसे कारोबार ढूंढा, XYZ पूरी जिंदगी की कहानी। लेकिन अफसाने के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसमें तो सिर्फ जिंदगी के किसी एक पहलू को ही दिखाना होता है। इससे अहदेदार होने के लिए बड़ी महारत दरकार है कि भाई ये चीज़ को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है अफसाना निगार के लिए। प्रेमचंद के अफसाने जेवर का डब्बा, नमक का दरोगा और मिंटो का नया कानून और बाबू गोपीनाथ इसकी अच्छी मिसालें हैं, जिसके अंदर किरदार दिखाए गए और किरदारों पर अच्छी रोशनी डाली गई। बाज़ नए अफसाने निगार किरदार निगारी को अहमियत नहीं देते। उनका कहना है कि आज ऐसा इंसान ही कहाँ है जो हीरो की जगह ले सके। यानी आज जो नए तौर पर अफसाने लिखे गए, उनकी राय यह बनी कि भाई आज के ज़माने में कोई ऐसा किरदार है ही नहीं कि जिसको हीरो बना के पेश किया जाए। लिहाजा क्या कहते हैं कि आगे कि गुलाम अब्बास की कहानी आनंदी में कोई हीरो या मरकजी किरदार है ही नहीं। अफसानों में इंसान के अलावा चरिंद परिंद को भी किरदारों के तौर पर पेश किया जाता है। यानी इस तरह के अफसाने भी लिखे गए कि जिसके अंदर कोई किरदार जो मरकजी ख्याल था या मरकजी किरदार था या मरकजी हीरो था, वो बजाय किसी इंसान के होने के चरिंद परिंद को भी दिखाया गया है। नंबर 3 है नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र से किसी इंसान को भी एतराज़ नहीं कि जी किसी चीज़ के लिखने के अंदर नुक्ता नज़र ना मौजूद हो। अगर एक अफसाना निगार कुछ लिख रहा है तो कुछ तो उसके ज़हन में पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो सामने रखना चाहता है, उस कहानी के ज़रिए पेश करना चाहता है। तो मुसन्निफ को क्योंकि वो ज़्यादा हसास और बाशऊर होता है, तो वो अपने नुक्ता नज़र के एतबार से अफसाने को लिखता है। तो नुक्ता नज़र एक अहम चीज़ है। ये अलग बात है कि एक अच्छा फनकार अपने नुक्ता नज़र या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कारी पर थोपता नहीं है। यानी किसी का कोई नुक्ता नज़र था, कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे उन्होंने एक अफसाना लिखा, लेकिन जो अच्छा अफसाना निगार है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के ऊपर थोपेगा नहीं, बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से बयान करेगा, अपना नुक्ता नज़र अच्छी तरीके से बयान कर देगा। इसकी कोशिश ये होती है कि वो खुलकर कुछ ना कहे, बल्कि अपनी तख्लीक को इस तरह पेश करे कि फनकार के दिल की बात आपसे आप कारी के दिल में आ जाए। यानी जो फनकार है, जो उसके दिल की बात है, जो उसका नुक्ता नज़र है, वो खुलकर जाहिर ना करे, लेकिन ऐसे वाकयात को बयान करे कि जो उसके मन में बात है वो सामने वाले पढ़ने वाले के दिल में भी आ जाए। मसलन मिंटो ने हिंदू मुस्लिम फसादात से मुताल्लिक अफसाने सियाह हाथ से इस तरह पेश किए कि पढ़ने वालों को फिरका परस्ती से नफरत हो गई। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दरोगा पढ़कर हमारे दिल में दयानतदारी और उसूल परस्ती की कदर बढ़ जाती है। यानी
इस तरह जो है वो प्रेमचंद के अफसाने और मिंटो के अफसाने, इस तरह उन्होंने अफसाने लिखे कि जो उनके दिल की बात थी उन्होंने पढ़ने वाले के दिल में उतार दी कि उनको फ़िरकाबस्ती से नफरत हो गई और उनको दयानतदारी और ईमानदारी जो है उनके अंदर उसूल की पाबंदी ज़्यादा हो गई। इस तरह के अफसाने उन्होंने लिखे। तीसरी चीज़ होती है माहौल और फ़ज़ा। अब माहौल और फ़ज़ा से क्या, तीसरी चौथी चीज़ माहौल और फ़ज़ा, इससे क्या मुराद है? माहौल और फ़ज़ा की मुख्तसर अफसाने में बहुत अहमियत है। फ़ज़ा आफरीनी कामयाब अफसाना निगार के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कहानी का तासुर में इजाफा हो जाता है। कृष्ण चंद्र ने इस तकनीक से अपने अफसानों में बहुत काम किया है। फ़ज़ा आफरीनी से मुराद ये है कि अफसाना निगार माहौल की ऐसी तस्वीर खींचे कि कारी के दिल पर वो कैफियत तारी हो जाए जो वो पैदा करना चाहता है। माहौल और फ़िज़ा से ये मुराद है कि लिखने वाला इस तरीके से लिखे कि वो अपने तख़य्युल के अंदर कारी पढ़ने वाला वहीं पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर गरीबी का जिक्र हो रहा है तो पूरी तरह गरीबी में खो जाए आदमी, कहीं ऐशो इशरत का हो रहा है तो ऐशो इशरत में पूरा खो जाए। इस तरीके की तस्वीर कशी उसके अंदर की जाए। अफसाने का मौजू गरीबी है तो गुर्बत और गरीबों के रहन सहन की एक तस्वीर खींची जाए और कारी को गरीबों से हमदर्दी हो जाए। जिस अफसाने निगार ने माहौल की तस्वीर कशी और फ़ज़ा आफरीनी पर ज़्यादा तवज्जो की वो ज़्यादा कामयाब अफसाने पेश कर सकें। यानी माहौल और फ़ज़ा से मुराद ये है कि जिस तरह की आप बात कह रहे हैं उनके इमेजिनेशन में इस तरह के ख्यालात ला दें कि उनके दिल में वो बात उतर जाए और ऐसे उतरे कि वो इमेजिन कर सकें कि क्या कैफियत होगी। अब आता है पांचवी चीज़ उस्लूब। उस्लूब यानी वे, मैनर, तरीक़ा, या आप इसको कहेंगे कि किस तरीके से वो लिखा जाएगा, क्या उसका मैनर होगा, क्या उसका वे होगा। प्रणाली भी कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। उस्लूब अफसाने का ऐसा हिस्सा है जिससे उसे अलग नहीं किया जा सकता। मुख्तसर अफसाने का फ़न गज़ल के फ़न से बहुत मिलता जुलता है। बेमसरफ एक लफ्ज़ की भी यहाँ गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह गज़ल के फ़न के अंदर एक लफ्ज़ इधर से उधर हुआ और वो बदमज़ा हो गई, इसी तरह अफसाने का भी यही मामला है कि एक लफ्ज़ ज़्यादा और कम बोला और अफसाने का जो है वो मज़े को ख़त्म कर दिया। तो ये कैफियत लफ्ज़ी का फ़न है, यानी कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह जाने का हुनर। क्या लिखना चाहिए से ज़्यादा अफसाने निगार के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं लिखना चाहिए। यानी अफसाने के अंदर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आलतू फालतू की बात ना हो, कोई लफ्ज़ एक्स्ट्रा ना हो जाए, ऐसी हो कि बात कारी के समझ में आ जाए और उसके अंदर ज़्यादा ना तूल दिया जाए ना कुछ ऐसी बात की जाए। और यहाँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या लिखने से ज़्यादा क्या नहीं लिखना है, कि ये कारी के मज़े को ख़राब कर सकता है। मतलब यह है कि हर गैर ज़रूरी लफ्ज़ और हर गैर ज़रूरी फ़िक्रे को कलमज़द कर देना चाहिए। जो लफ्ज़ या जो फ़िक्रा अफसाने के आगे बढ़ने में मददगार ना हो वो गैर ज़रूरी है, उसको लिया ही ना जाए अफसाने के अंदर। ये इसका उसलूब होना चाहिए, ये इसका तरीक़ा होना चाहिए। अफसाने का उसलूब मौजू के मुताबिक होना चाहिए। कहा जाता है कि अफसाने की ज़बान को ज़्यादा सादा रवा होना चाहिए, मगर सादगी के साथ दिलकशी भी ज़रूरी है। लेकिन बाज़ अफसाने निगार ऐसी ज़ुबान लिखते हैं कि कारी या सामईन के एक एक फ़िक्रे पर इस तरह दाद दें जैसे मुशायरे में शेर पर दाद दी जाती है। ये रवैया बहरहाल गलत है कि ऐसा ना हो कि जी ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उनको दाद चाहिए, मिसाल के तौर पर कि कारी जो है वो पढ़ते पढ़ते बस वो हर जुमले पर वाह 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 करता रहे, तो ये गज़ल का अंदाज होता है। ये रवैया बहरहाल इसके अंदर गलत है, इस तरह का उसलूब ना इख्तियार किया जाए। आगाज़ और इख्तिताम, आगाज़ यानी शुरू होना, इख्तिताम यानी आखिर होना। यह है छठा इसका जुज़ अज्जाए तरकीबी के अंदर छठा, आगाज़ और इख्तिताम। आगाज़ और इख्तिताम पर भी अफसाने की कामयाबी और नाकामी का मदार है। अफसाने का आगाज़ इस तरह होना चाहिए कि कारी फ़ौरन इस तरफ मुतवज्जे हो जाए। अब ये अफसाना निगार का हुनर है कि इसकी तवज्जो अफसाने से न हटने दे, कि आगाज़ भी ऐसा शानदार हो कि अब उसकी निगाह और उसकी दिलचस्पी उस अफसाने से हटे ना, और हटने बिल्कुल ना दे। हर लहजा ये तजस्सुस, ये इंटरेस्ट उसको बाकी रहे कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और जब कहानी ख़त्म हो तो इस तरह के पढ़ने वाला मुद्दतों इसकी गिरफ्त से न निकल सके। बाज़ रूसी अफसाना निगारों ने ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि जब वो कागज़ पर ख़त्म हो गई तो कारी यानी पढ़ने वाले के जहन में शुरू हो गई, यानी उनके जहन में एक ऐसा सवालिया निशान उभर आया कि मुद्दतों उसका जवाब ढूंढते रहे। यानी लिखने वाला इस तरीके से लिखे
कि जब वो ख़त्म भी हो जाए ना तो जो पढ़ने वाला था उसी के बारे में सोचता रहे। आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि बाज़ जगह डायरेक्टर ऐसी जगह ला के सोचता है, छोड़ता है कि वो जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, देखो उसके अंदर जो है ना ये हीरो बन के आएगा। तो कुछ ना कुछ जो है वो जहनी उलझनों और जहनी काविशों में उसके जहन पर सवालिया निशान लग जाए कि जी अब क्या होगा। ये आगाज़ इख्तिताम की एक खुसूसियत रहेगी कि शुरू करें तो भी बहुत खूबसूरती के साथ, और जब इख्तिताम पर आए तो ऐसी जगह ख़त्म करें कि वो पेपर पे तो ख़त्म हो गया लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके जहन के अंदर वो बाकी रहे और वो उसके आगे उसके अंदर उधेड़-बुन करता रहे। तीसरी चीज़ है वहदत तासुर। वहदत तासुर का मतलब यह है कि भाई पढ़ने वाले ने पढ़ा, अपने ऊपर क्या तासुर लिया, आपने तो लिख दिया, सातवीं चीज़ ही आती है। तो वहदत तासुर को कहानी की असास कहा जाता है, बुनियाद कहा जाता है। कुछ दिनों पहले इसकी शिद्दत से मुखालफत की गई और कहा गया कि असल ज़िंदगी में इंतशार और बिखरी हुई कैफियत है, ये तो कैसे मुमकिन है कि अफसाने में ये कैफियत ना पाई जाए। वहदत तासुर से ये मुराद है कि अफसाने से कारी के जहन पर कोई एक कैफियत तारी हो, ये ना हो कि अभी खुशी की कैफियत है, ज़रा सी देर में सारी फ़ज़ा सोजगार हो गई। किसी ज़माने में वहदत तासुर को अफसाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया। आज बाज़ लोग इसके हामी हैं तो बाज़ लोग इसके मुखालिफ। वहदत तासुर से मुराद यह है कि कम से कम जो लिखने वाला है उसने ऐसा लिखा है कि कोई एक तरह की कैफियत उसके ऊपर तारी कर गया, या तो खुशी की ऐसी कैफियत रही कि आखिर तक खुशी तक ले गया वो, या गम की कैफियत आई तो गम की ले गया। लेकिन आजकल के जो बाज़ लोग हैं वो इसके मुखालिफ हैं कि भाई वहदत तासुर कोई ऐसी बात नहीं है, वो ले न ले उसकी एक अलग बात है, हम तो लिख के ख़त्म कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो अफसाने के फ़न के अंदर आती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फ़ोन नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर ये लिख के भेज दें अफसाने निगारी के नोट्स दे दीजिए, आपको नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। अब अगर ये वीडियो आपके कुछ काम की रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इतनी देर सुन लिया है तो एक दो जुमले और सुन लें आप। हमारा एक दूसरा चैनल है आज़ाद बोल ऑफिशियल के नाम से, उसके अंदर हम नज़में, गज़लें और स्टोरीज़ पढ़ते हैं, नरेट करते हैं। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस चैनल तक भी ज़रा टहल लगा कर आ जाएं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कुछ चहलकदमी भी ज़रूरी है, थक गए होंगे। तो उस चैनल पर ज़रा आप देखें, उसमें कुछ गज़लें हैं वो सुनें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।